हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेशन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस, जो कि क्लास 11 में भी है और ग्रेजुएशन में भी है। तो चलिए बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम शुरू कर देते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिडेंशियल स्टेटस का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि भाई कोई इंडिविजुअल कितने दिन इंडिया में रहा उसके ऊपर डिपेंड करके उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों चाहिए भाई, कोई भी इनकम उस इंडिविजुअल का वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर देख लेते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में क्या बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस कोई भी इंडिविजुअल का दो हो सकता है। एक होता है रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट। ठीक है बच्चों। एक होता है रेसिडेंट और एक होता है नॉन रेसिडेंट। ठीक है। तो पहले हम देखें किसको हम बोलेंगे रेसिडेंट और किसको हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। ठीक है बच्चों। तो पहले देखिए क्या बताया गया है यहाँ पे। यहाँ बताया गया है इफ द पर्सन सेटिस्फाई एनी वन बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1), मतलब अंडर सेक्शन 6(1) में कुछ कंडीशन बताया गया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कंडीशन के बारे में। तो अगर दो कंडीशन वहाँ पे दिया गया है, उसमें से कोई भी एक सेटिस्फाई कर दिया, दोनों सेटिस्फाई करे या कोई भी एक अगर वो सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम उसको बोलेंगे रेसिडेंट। ठीक है बच्चों। तो बेसिक कंडीशन का जो 6(1) का जो बेसिक कंडीशन है उसमें से दो या कोई भी एक अगर वो सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम उसको बोलेंगे रेसिडेंट। ठीक है बच्चों। चलिए फिर नॉन रेसिडेंट किसको बोलेंगे। इफ द पर्सन नॉट सेटिस्फाई एनी वन बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1), मतलब 6(1) का जो बेसिक कंडीशन जो है उसका अगर कोई भी एक वो सेटिस्फाई नहीं करता, एक बोथ दोनों, मतलब कोई भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं 6(1) का जो दो कंडीशन है उसका कोई भी अगर वो नहीं सेटिस्फाई करते हैं तो हम उसको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। ठीक है बच्चों। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल 6(1) का जो दो कंडीशंस हैं उसमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो हम उसको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। क्लियर हुआ। अब देखिए अगर ये नॉन रेसिडेंट हो गया, हाँ हमारा चैप्टर यहाँ खत्म, उसको लेके हम और नहीं सोचेंगे, खत्म हो गया, हो भाई नॉन रेसिडेंट हो गया। ठीक है। लेकिन अगर वो रेसिडेंट हो जाता है, अगर वो रेसिडेंट मतलब इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं या बहुत ही कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं, तो मतलब वो अगर रेसिडेंट बन जाता है तो फिर हमको देखना है भाई वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्या देखना है, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। जैसे ही वो रेसिडेंट हो जाएगा तो हमको देखना है क्या है कि भाई वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। ठीक है। कब वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, तो उसके लिए भी कुछ एडिशनल कंडीशन है अंडर सेक्शन 6(6) का। मतलब अगर द पर्सन इफ द पर्सन सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6(6), अंडर सेक्शन 6(6) में दो कंडीशन बताया गया है, वो भी हम बाद में कंडीशन आपको यहाँ लिख के दिखाएंगे। दो कंडीशन क्या क्या है। अगर वो दो कंडीशन से दोनों ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसको, कोई भी एक करने से नहीं होगा, दोनों कंडीशन ही उसको सेटिस्फाई करना होगा। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो हो जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है बच्चों। अगर उसने दो कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई किया या दोनों ही नहीं कर पाए, सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो वो उसको बोला जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ। फिर हम अब देख लेते हैं 6(1) का क्या कंडीशन है और 6(6) का भी क्या कंडीशन है। ठीक है बच्चों। चलिए फिर देख लेते हैं, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए आप देख लेते हैं 6(1) का क्या कंडीशन है।
ठीक है बच्चों, चलिए आप स्क्रीन पे देखिए 6(1) का क्या कंडीशन है। दो कंडीशन है, एक है 6(1)(a) का क्या कंडीशन है, ही इज इन इंडियन इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, मतलब उनको 182 डेज इंडिया में उनको प्रीवियस ईयर में जरूर रहना है, मिनिमम 182 डेज, उससे ज़्यादा वो रह सकते हैं लेकिन मिनिमम उनको 182 डेज रहना है। ये है अंडर सेक्शन 6(1)(a) का कंडीशन है। नाउ दूसरा होता है ही, मतलब द पर्सन इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दिस प्रीवियस ईयर में जो इस प्रीवियस ईयर का उनका टैक्स कैलकुलेशन होने वाले हैं, टोटल इनकम कैलकुलेट करने वाले हैं, उस प्रीवियस ईयर में उसको 60 डेज या उससे ज़्यादा जरूर रहना पड़ेगा, मतलब मिनिमम 60 डेज उसको रहना है। और साथ साथ में क्या बोला गया है, एंड फॉर 365 और मोर डेज ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रिसाइडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब उस ईयर में तो 60 डेज रहना ही है, उससे पिछले का 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर उसको इंडिया में रहना है। इन दोनों कंडीशन का कोई भी एक अगर सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम उस इंडिविजुअल को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेसिडेंट। ठीक है बच्चों, अगर ये दो कंडीशन उसने दो या एक कोई भी एक अगर सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम उसको बोलेंगे रेसिडेंट। ठीक है बच्चों, अगर उसने इस दो कंडीशन से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते, कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं कर पाते या दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो हम उसको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। ठीक है बच्चों, तो हम उसको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। तो हमने क्या बताया, 6(1)(a) का कंडीशन है भाई उनको मिनिमम 182 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा, ये 6(1)(a) का। और 6(1)(c) का क्या कंडीशन है, उनको उस प्रीवियस ईयर में मिनिमम 60 डेज रहना है और उससे पिछले का 4 प्रीवियस ईयर में मिनिमम 365 डेज उनको इंडिया में रहना है। इन दोनों का कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं तो वो रेसिडेंट हो जाएगा, अगर नहीं कर पाते तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। लेकिन अब आगे देखना है, अभी जो हमने बताया 6(1)(c) का जो कंडीशन हमने बताया है, जो 60 डेज मिनिमम जो 60 डेज वाला जो हमने बताया है उसका कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, उसका कुछ एक्सेप्शन है जो कि हम अब देखेंगे एक्सेप्शन क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर उस 60 डेज का क्या एक्सेप्शन है वो हम अब, ठीक है बच्चों, चलिए स्क्रीन में देखिए आ गया है आपका एक्सेप्शन क्या है। 60 डेज का जो रूल्स हमने बताया है उसका एक्सेप्शन क्या है। नंबर 1 एक्सेप्शन क्या है बताइए, देखिए, एन इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया and leaves India in any previous year for the purpose of employment or as a member of crew of an Indian ship must have stayed in India for at least 182 days during the previous year instead of 60 days। देखिए 6(1)(c) का जो कंडीशन हमने बताया था उसका एक एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है वो अगर इंडिया छोड़ के बाहर कहीं एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जाते हैं या क्रू ऑफ एन इंडियन शिप का अगर क्रू होके वो बाहर जाते हैं तो उनको कम से कम 182 डेज रहना पड़ेगा। जो 60 डेज हमने बताया था उसके जगह 182 डेज उसको रहना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है बच्चों, नंबर 2 क्या बोला है देखिए स्क्रीन पे। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है, इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया और ए फॉरेन नेशनल, मतलब इंडियन सिटीजन हो सकता है या फॉरेन नेशनल भी हो सकता है, ऑफ इंडियन ओरिजिन, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन है। इंडियन ओरिजिन का मतलब है उसका जो पेरेंट्स है या पेरेंट्स का जो पेरेंट्स है मतलब दादा, वो लोग अगर इंडिया में
जन्म लिए हैं, इंडियन है, तो उसको हम बोलेंगे इंडियन ऑरिजिन। हु इज़ लिविंग आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो इंडिया के बाहर रहते हैं। कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में इंडिया में कुछ काम के लिए आया था या घूमने के लिए आया था। ही मस्ट हैव स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 122 डेज, मतलब जो 60 डेज हमने बताया था उसके जगह कितना हो जाएगा, 120 डेज हो जाएगा। इफ टोटल इनकम other than income from foreign sources exceeding 15 lakhs during the previous year, and if total income other than income from foreign sources up to 15 lakhs during the previous year, he must have stayed in India for at least 182 days। ठीक है बच्चों, अगर उसका जो इनकम है वो 15 लाख से ज़्यादा है उस प्रीवियस ईयर में, ठीक है, जिसमें तो फिर क्या हो जाएगा, उसका 182 डेज उसको रहना पड़ेगा, मतलब 60 डेज के जगह 182 डेज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हुआ क्लियर? आप लोग नोट कर लीजिए, ये है दोनों एक्सेप्शन। अगर ये दोनों केस में 60 डेज के जगह एक्सेप्शन के वाइज 182 डेज या 120 डेज उसको रहना पड़ेगा, मतलब 61C का जो कंडीशन है उसका ये दोनों एक्सेप्शन है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, खासतौर से क्लास 11 में जो लोग हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड में उनका MCQ क्वेश्चन होने वाले हैं। तो MCQ क्वेश्चन में ये रेसिडेंशियल स्टेटस से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से सुनो और याद भी रखो। ठीक है बच्चों, चलिए आप देख लेते हैं कि भाई 6 का एडिशनल कंडीशन जो है, जो उसमें क्या बताया गया है, क्या एडिशनल कंडीशन है। अंडर सेक्शन 6 का 2 एडिशनल कंडीशन है। चलिए आपके स्क्रीन पे देखिए क्या बताया गया है। ही हैज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया, उसको इंडिया में रेसिडेंट होना है इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रिसाइडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब जिस प्रीवियस ईयर का हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे पिछले 10 प्रीवियस ईयर में उनको 2 प्रीवियस ईयर, कम से कम मिनिमम 2 प्रीवियस ईयर उनको रेसिडेंट होना है। ठीक है बच्चों, तो क्या बताया गया कि जो प्रीवियस ईयर का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे पिछले 10 प्रीवियस ईयर में से 2 प्रीवियस ईयर उनको रेसिडेंट होना है। ठीक है, नंबर टू क्या बताया गया है। ही हैज़ रिसाइडेड इन इंडिया फॉर a period of 730 days or more during 7 previous years immediately preceding the relevant previous year, मतलब जिस प्रीवियस ईयर का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे पिछले 7 प्रीवियस ईयर में कुल मिला के 730 डेज मिनिमम उसको रहना है इंडिया में। ठीक है बच्चों, ये 2 कंडीशन है 6 का। ये 2 कंडीशन अगर सैटिस्फाई कर लेते हैं तो उस इंडिविजुअल को बोला जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है बच्चों, अगर ये 2 कंडीशन में से कोई एक या बोथ अगर सैटिस्फाई नहीं कर पाते, कोई भी एक अगर करते हैं तो भी नहीं होगा, बोथ दोनों ही सैटिस्फाई करना पड़ेगा। कोई भी अगर एक कर लेते हैं लेकिन दूसरा नहीं कर पाते या दोनों ही नहीं कर पाते तो हम उसको बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो 2 कंडीशन क्या बताया गया है 6 का। एक बोला गया है कि भाई
जिस प्रीवियस ईयर का हम हिसाब किताब कर रहे हैं, मतलब उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन कर रहे हैं, उससे पिछले 10 प्रीवियस ईयर में 2 प्रीवियस ईयर उनको रेसिडेंट होना है। और दूसरा कंडीशन बताया गया है कि भाई जो प्रीवियस ईयर का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके पिछले 7 साल में, मतलब 7 प्रीवियस ईयर में उसको 730 डेज मिनिमम इंडिया में रहना है। उससे ज़्यादा रह सकते हैं लेकिन मिनिमम 730 डेज उसको रहना है इंडिया में, तब जाके हम उसको बोलेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, अगर नहीं होता है या कोई एक होता है तो हम उसको बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स या टैक्स इंसिडेंस। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। मतलब कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट, अगर ये तीनों में से पड़ता है तो फिर उसका जो इनकम है, वो इनकम का जो सोर्स है जहाँ से उसका इनकम हो रहा है, उस इनकम का टैक्सेबिलिटी क्या होगा, मतलब उसको किस किस इनकम के ऊपर टैक्स देना है और कौन सा इनकम के ऊपर उसको टैक्स नहीं देना है, वो हम अभी बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये हम देखिए आपका स्क्रीन पे हमने दे दिए हैं, आप इसको ज़रूर कॉपी करके रखिए। जो ये MCQ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसके ऊपर बेस करके आपको टोटल इनकम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए भाई इसको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको। तो चलिए स्क्रीन पे देखिए, आपका आ गए हैं, हम एक एक करके आपको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 देखिए क्या बताया गया है। भाई देखिए यहाँ पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और तीसरा नॉन रेसिडेंट हमने लिखा है, कॉलम में बना दिए। आप देखिए कौन सा टैक्सेबल कौन सा टैक्सेबल नहीं है, ये हम बताए थे आपको। चलिए इनकम देखिए, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया whether accrued or arisen in India और आउटसाइड इंडिया, अगर ऐसा होता है तो तीनों केस में ये टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन मैटर क्या है पहले समझ लीजिए आप। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में रिसीव हुआ है, whether accrued और arisen in इंडिया, वो इंडिया में अराइज हो, और आउटसाइड इंडिया या इंडिया के बाहर, मतलब वो उसका जो ओरिजिन है, सोर्स है, वो इंडिया में हो सकता है या इंडिया के बाहर भी हो सकता है। लेकिन अगर वो इंडिया में ही रिसीव हुआ है तो वो तीनों केस में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 2, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया whether accrued और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अगर इनकम हम उसको मान लेते हैं कि भाई इंडिया में ही रिसीव हुआ है, वो अगर इंडिया में ओरिजिन हो, मतलब इंडिया का सोर्स हो, या बाहर देश का फॉरेन का हो, आउटसाइड इंडिया हो, तो ये अगर ये इनकम होता है तो ये भी तीनों केस में आपका टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट हम आते हैं इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया, इंडिया में अराइज हुआ है, whether रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अगर वो अराइजन इंडिया में ही हुआ है, मतलब उसका सोर्स इंडिया में है, लेकिन वो रिसीव इंडिया में हो सकता है या इंडिया का बाहर भी हो सकता है, तब भी क्या होगा, तीनों केस में ये भी टैक्सेबल होगा। ठीक है बच्चों। नंबर 4, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया whether रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, क्या बताया गया है, इनकम डीम टू एक्रू, मतलब मान लेते हैं कि इंडिया में अराइज हुआ है या इंडिया में उसका सोर्स है, whether वो इंडिया के अंदर ही उसका रिसीव हुआ या इंडिया के बाहर वो रिसीव हो, तीनों केस में वो टैक्सेबल होगा वो इनकम। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 5, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस controlled from India और ए प्रोफेशन सेट अप इन इंडिया। क्या बताया गया है, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड
और अराइजन आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर उसका रिसीव हुआ है या वो सोर्स भी उसका इंडिया के बाहर है, फ्रॉम ए बिजनेस, जो कि बिजनेस है और वो कंट्रोल हो रहा है कहाँ से, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, या उसका प्रोफेशन जो है वो सेट है इंडिया में, तो इस केस में भी क्या होगा, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट दोनों केस में वो टैक्सेबल होगा, लेकिन नॉन रेसिडेंट के केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और ए प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया। अब देखिए जो पूरा केस ही बाहर का ही है, मतलब इंडिया के बाहर ही उसका सोर्स है, इंडिया के बाहर ही उसका कंट्रोल हो रहा है, या उसका जो सेटअप प्रोफेशनल सेटअप है वो आउटसाइड इंडिया ही है। इस केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, लेकिन बाकी दो केस में टैक्सेबल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आता है, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्सेस। कोई भी सोर्स से अगर कोई इनकम आउटसाइड इंडिया में उसका अराइजन हो, मतलब वो सोर्स हो और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया में हो, इस केस में क्या होगा, इस केस में सिर्फ आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में उसका टैक्सेबल होगा, लेकिन बाकी दो केस में टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर इनकम एक्रूड और अराइजन एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर ही उसका सोर्स है और रिसीव भी इंडिया के बाहर ही हुआ है, अर्लियर ईयर्स बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दिस प्रीवियस ईयर में नहीं है, पिछले कुछ प्रीवियस ईयर में उसका इनकम हुआ था आउटसाइड इंडिया, सोर्स भी बाहर है इंडिया के बाहर और रिसीव भी बाहर हुआ है, लेकिन इस प्रीवियस ईयर में हम उसको इंडिया में भेज रहे हैं, मतलब इंडिया में ला रहे हैं, तो उसके केस में क्या होगा, तीनों के केस में ही होगा क्या, नो टैक्सेबल, मतलब टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या आता है, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। अगर दिस प्रीवियस ईयर में कुछ पिछले पास्ट कुछ इनकम था जो कि अनटैक्स्ड है, जिसके ऊपर फॉरेन इनकम है, बाहर देश से इनकम है, जो अब हम इस प्रीवियस ईयर में देश में ला रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो चार्ट है आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इस चार्ट के ऊपर बेस करके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा या इसके ऊपर बेस करके आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। हम आगे जाके कुछ प्रॉब्लम लेंगे, जैसे प्रॉब्लम लेके आपको रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वो हम कुछ प्रॉब्लम लेके आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम अभी एक प्रॉब्लम लेके आपको रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट क्या है वो आप एक हम दिखा देते हैं आपको। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलिए स्क्रीन पे हम एक प्रॉब्लम ले लिया, आप देखिए। ठीक है, तो उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए क्या बताया गया है, मिस्टर रॉय एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 12th April 2021 फॉर चाइना। He came back to India on 21st July 2023। ठीक है, और क्या बताया गया है, डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 to 25। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हमको करना क्या है, हमको देखना है कि भाई जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, फिर अगर 24-25 आपका असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर होगा 23 to 24। तो हम उस पीरियड में हम देखेंगे वो जो पर्सन है, मतलब मिस्टर रॉय कितने दिन इंडिया में थे। चलिए फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक हम चार्ट बना लेते हैं, तो फिर उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए
1 2 3 4 5 6 7 8 चलिए, प्रीवियस ईयर शुरू कब होता है? जनरली कब शुरू होता है? अप्रैल से शुरू होता है और एंड कब होता है? अगले साल का मार्च में। तो ये है हमारा प्रीवियस ईयर। कौन सा होगा? 2023-24, ठीक है। अब अप्रैल से शुरू, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। चलिए, और ये टोटल हो गया, ठीक है। अब देखिए 2023 में वो बैक करके आए हैं। कब गए थे? 2021 में चले गए थे। तब आए कब? 2023 21 जुलाई को आए हैं। तो इसका मतलब है हमारा कैलकुलेशन कहाँ से होगा? जुलाई से होगा, क्योंकि सितंबर जुलाई में आए हैं, तो इसका मतलब अप्रैल में, मई और जून इसमें वो इंडिया में नहीं था। तो चलिए, जुलाई में फिर कितना दिन होगा? 21 को आए हैं, तो 21 से जुलाई एंड तक कितना दिन होता है? कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा? यहाँ 31 पे क्लोज होता है, तो मतलब आएगा आपका 11 डेज, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? अगस्त में कितना होगा? 31 होगा। सितंबर में 30 डेज में होता है। अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर कितना हो जाएगा? 31, ये भी 31। और कौन सा? 24 मतलब 24, तो ये हो जाएगा 29, क्योंकि 2024 लीप ईयर होता है। तो फिर हमारा फरवरी में 29 डेज हो जाएगा और मार्च का 31 डेज, ठीक है बच्चों। तो टोटल कितना आया कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, टोटल कितना आया कैलकुलेट करते हैं। 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 240, 240, 40, 43, 44, 45, 55, 255 टोटल आ गया। 255 डेज आ गया आपका, ठीक है बच्चों। तो टोटल आ गया 255 डेज। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारा क्या कंडीशन था 6-1 का? 6-1 का कंडीशन था भाई, 6-1A का मिनिमम 182 डेज रहना है। अब देखिए कितना दिन है? 255। डेफिनेटली ये 182 डेज से ज़्यादा ही है। तो मिस्टर रॉय क्या किए? सेटिस्फाई कर दिए। क्या सेटिस्फाई कर दिए? 6-1A का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर दिए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो मिस्टर रॉय स्टे इन इंडिया 255 days in the relevant previous year. So he satisfied the basic condition under section 6(1)(a), that is minimum 182 days। 182 डेज रहना था मिनिमम, लेकिन उसने ऑलरेडी 255 डेज रहा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सो ही इज
रेसिडेंट, ठीक है, तो ही इज रेसिडेंट। अब रेसिडेंट जैसे हो गया है तो अब हमको देखना है कि भाई वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। चलिए फिर देख लेते हैं वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर उसको रेसिडेंट होना है तो फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना है तो 6 का जो एडिशनल कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। 6 का क्या एडिशनल कंडीशन था वो हमने बताया अभी, क्या था? एक है कि भाई पिछले 10 प्रीवियस ईयर में उनको 2 प्रीवियस ईयर क्या होना है? रेसिडेंट होना है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या था? 7 प्रीवियस ईयर में 730 डेज उसको रहना है। अब देखिए उन्होंने ये चीज़ सेटिस्फाई किया कि नहीं, देख लेते हैं। अब देखिए उसने 2021 में फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ के गए थे। 2021 में फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ के गए, इसका मतलब है 2021 से पहले वो देश में पूरा ही था। तो इसका मतलब है देखिए अगर फर्स्ट कंडीशन हम देखें पिछले 10 साल में से वो 2 साल जरूर रेसिडेंट है, क्योंकि पिछले 10 प्रीवियस ईयर में से वो 2 प्रीवियस ईयर रेसिडेंट है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम 2021 में इंडिया छोड़ के गए थे, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई कर दिए। नेक्स्ट जो कंडीशन है 7 प्रीवियस ईयर में 730 डेज रहना था, वो तो है भाई। अगर 2 प्रीवियस ईयर में ही तो 365 डेज हो जाता है ना। 365 डेज इंटू 2 मतलब 730 डेज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वो अंडर सेक्शन 6 का जो एडिशनल कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई कर दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो मिस्टर रॉय also satisfied the additional condition satisfied both the additional condition अंडर सेक्शन 6, ठीक है। अगर बोथ द कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? रेसिडेंट। सो मिस्टर रॉय इज ट्रीटेड एज resident and ordinarily resident in India, ठीक है बच्चों। तो मिस्टर रॉय ने एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए हम उनको बोलेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ठीक है बच्चों। समझ में आया? चलिए अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपका एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो रहा है तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर सब्सक्राइब कर दे कि हम जो भी वीडियो बनाए आपके पास फटाफट आ जाए और आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिल जाए।